नमस्ते। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस दूसरे लेक्चर पे आज हम लोग सीखेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। हम देख चुके हैं कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किस प्रकार की समयावता पाई जाती है। आज हम एल्किल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री एल्केन बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। तो एल्किल हैलाइड बनाने की जो सबसे पहली विधि है, जस्ट मिनट, एल्किल हैलाइड बनाने की जो सबसे पहली विधि है वो है एल्कोहल से। एल्कोहल जिनका की सामान्य सूत्र ROH होता है, ठीक है। ये जो OH है ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और R यहाँ पर किसी एल्किल समूह को प्रेजेंट कर रहा है। तो एल्कोहल से बनाने के इसके अंतर्गत भी इसकी 2-3 प्रकार की विधियां आती हैं। जो सबसे पहली विधि आती है वह है फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड में जैसे मान लीजिए मैं अगर क्लोराइड की बात करूं तो PCl3 और PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या PX3 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राई है PX3। तो हम PCl5 और PCl3 वाले पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैंने लिया है PCl5, तो देखते हैं PCl5 से किस प्रकार ROH क्रिया करेगा और क्या बनाता है। तो ROH यानी कि एल्कोहल की क्रिया जब PCl5 से होती है तो ये बना देता है RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड। अगर ये ब्रोमाइड होता तो यहाँ एल्किल ब्रोमाइड बनता, अगर ये आयोडाइड होता तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनता। एक ही बात है। RCl साथ साथ ये बना देता है POCl3 और प्लस HCl। अब देखिए क्या हुआ है, ये जो H है इसने, अब PCl5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं PCl3, एक Cl और एक Cl, ठीक है। तो एक Cl इस R के साथ में आ गया और इसने बना दिया RCl, एक Cl इस H के साथ में आ गया और इसने बना दिया HCl, और एक ऑक्सीजन इस जगह पर आकर इसने बना दिया POCl3 यानी कि फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, सॉरी। तो इस प्रकार से ये PCl5 के साथ क्रिया है। अगर मैं यहाँ पर C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल लूं और उसकी क्रिया PCl5 से कराऊंगा तो ये बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सो ये है PCl5 के साथ में, यहां लिखते हैं ये है PCl5 के साथ में। वहीं अगर मैं PCl3 के साथ में लूंगा, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इनकी क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। मान लीजिए मैंने एथिल अल्कोहल ही लिया है प्लस PCl3, तो ये कुछ ऐसे बनाएगा। ये जो तीनों क्लोरीन है, ये तीनों के तीनों क्लोरीन यहां पर सेट हो जाएंगे यानी कि C2H5 के साथ में, तो ये बनाएंगे 3C2H5Cl अर्थात एथिल क्लोराइड। और अब ये जो 3H और 3O हैं वो एक P के साथ में, यानी कि ये अब ये 3OH हो गए और एक P है, तो बेसिकली ये 3H और एक P और 3O है, तो तीनों मिलकर बना रहे हैं H3PO3 यानी कि फास्फोरस अम्ल। तो ये इस प्रकार से फास्फोरस हैलाइड से क्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एल्कोहल वाला है ये इसके अंतर्गत ये पहला हिस्सा हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्कोहल के ही अंतर्गत हम बात करेंगे, और एल्कोहल के अंतर्गत जो दूसरा तरीका है हेलो एल्केन सॉरी एल्किल हैलाइड बनाने का, वो है कि आप इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दें। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड क्या है?
SOCl2। इसकी क्रिया हमें किसी एल्कोहल से करा देनी है। ओके, तो एल्कोहल जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3OH, या पिछली बार एथिल एल्कोहल लिया था, अब की बार हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इनकी क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, ये बना देगा 3CH3, सॉरी 3 नहीं होगा, ये 3 की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस देखते हैं। एक तो ये बनाएगा CH3 के साथ एक Cl आएगा, तो सिंपली ये CH3Cl बना देता है। एक इस हाइड्रोजन के साथ Cl आएगा तो ये बना देगा HCl, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस O के साथ चला जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन और SO, तो ये बना देंगे SO2। इस प्रकार से ये एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हुई, ये दोनों ही गैस बनके उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, किससे? थायरिल क्लोराइड के द्वारा। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, यानी कि एल्कोहल में ही जब हम हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं। हैलोजन अम्ल से क्रिया, जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। हैलोजन अम्ल मींस HX, H प्लस, वे पदार्थ जो H प्लस का त्याग कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। और जब ये किसी हैलोजन के साथ में जुड़ जाते हैं तो जो बनता है उसे हम हैलोजन अम्ल कहते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं ROH, और इसकी क्रिया मैंने सिंपली HX से करा दी, तो ये H और ये OH और H ये मिलकर बना देंगे H2O, और साथ में बन जाएगा RX प्लस H2O। सो अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा करूं तो मान लीजिए एथिल एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस HBr, सो H और OH H2O बना देंगे, और साथ में बनेगा CH3 CH2Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड, तो C2H5Br। इस प्रकार से हैलोजन अम्लों के द्वारा एल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हैलोजन अम्लों एवं एल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो यहीं पर लिख देते हैं, HI HBr HCl। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर HCl। वही अगर एल्कोहल की बात करें तो जो 3 डिग्री वाला एल्कोहल होगा, यानी जो तृतीयक एल्कोहल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक, जो फिर उसके बाद 2 डिग्री वाला, और फाइनली फिर 1 डिग्री वाला, अर्थात तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक एल्कोहल। इस प्रकार से ये एल्कोहलों की और हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप बोर्ड से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि एल्कोहल से तो हमने एल्किल हैलाइड निकालना सीख लिया। अब हम देखेंगे एल्कीन से किस प्रकार एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाएगा। तो एल्कोहल वाला हो चुका है, ठीक है, हम इसे देख चुके। अब हम आएंगे एल्कीन से। एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन क्या होते हैं? अरे भाई, जिनमें द्विबंध होता है, जिनका समान सूत्र CnH2n होता है, ठीक है, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। सो बात करते हैं यहाँ पर एल्कीन। अब देखिए एल्कीन में भी जब हमको बनाना है एल्किल हैलाइड, तो हम इसकी क्रिया सिंपली हैलोजन अम्लों से कराएंगे। हैलोजन अम्लों की क्रिया का जो नियम है वो मैंने पहले बता दिया आपको, HI HBr HCl। ये हाईली रिएक्टिव ऐसे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आकार आयोडीन का है, ठीक है, तो आयोडीन का आकार ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आयोडीन यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसके बाद ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का आकार मान लीजिए उससे छोटा है, क्लोरीन का आकार उससे भी छोटा है। समूह में ऊपर से नीचे आने मैंने उल्टा बना दिया, चलिए ऐसा बनाते हैं। अगर हम सातों ग्रुप की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता जाएगा यानी कि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो नाभिक है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन को कम तरह से
अट्रैक्ट करेगा, और कम तरह से अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आसानी से छोड़ के इसको जा सकता है, तो इसलिए ये हाई रिएक्टिव होता है। तो खैर ये क्रम है जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की क्रिया जब किसी हैलोजन अम्ल से कराई जाएगी तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एल्कीन ले ली CH2CH2, ये एथिलीन है, अगर आईयूपीएसी नाम कहेंगे तो एथीन हो जाएगा, और इसकी क्रिया HBr से करा दी, ठीक है। तो सिंपली इसका द्विबंध टूटेगा, किसी भी तरफ जा सकता है भी, चूंकि ये सममित एल्कीन है, और किसी भी तरफ जा सकता है, ये H+ और Br- में टूट जाएगा, तो किसी एक के साथ में हाइड्रोजन और किसी एक के साथ में ब्रोमीन चला जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से बना देता है। एक के साथ में हाइड्रोजन तो CH2 से CH3 हो जाएगा, और दूसरे के साथ ब्रोमीन तो CH2Br हो जाएगा। दिस इज एथिल ब्रोमाइड। जब भी केमिस्ट्री की रिएक्शन लिखे, एक चीज याद रखिए, आपको नीचे हिंदी में उनका नाम जरूर लिख लेना है। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो लिखना ही लिखना है, अगर आता है तो भी लिखना है। होता यह है कि शुरुआत में 2 4 5 नाम होते हैं, याद रहते हैं कि यार दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अच्छा एथिलीन है, वो एथिल ब्रोमाइड है। बाद में जब वो ढेर हो जाते हैं और दोबारा आप 2 महीने 3 महीने के बाद पलटते हैं तो आप पहले किसी में कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या है, अगर नाम नहीं लिखा जब बोलते हैं। तो इसलिए अच्छा ही रहेगा कि आप साथ साथ हिंदी का नाम लिखते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात यह है कि दोनों कार्बन के पास में हाइड्रोजन समान थे, तो हमको ये नहीं दिक्कत हुई कि किसके साथ हाइड्रोजन डालें और किसके साथ ब्रोमीन डालें, किसी के साथ भी कर देना। बट अगर ऐसा हो कि एक के साथ हाइड्रोजन कम हो और एक के साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो, जैसे CH3 CH CH2, ठीक। अब मैं इसके साथ अगर HBr की क्रिया कराना चाहूँ, सेम HBr की क्रिया करा देते हैं, तो अब देखो अब क्या होगा, अब या तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में से जब दोनों के साथ अलग अलग जुड़ता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलिए पहले दोनों प्रोडक्ट की बात करता हूँ, कौन कौन से बन सकते हैं, फिर उसमें से क्या सही है और किस नियम के आधार पर वो सही है उस पर भी चर्चा करें। मान लीजिए कि हाइड्रोजन पहले इसके साथ जुड़ गया CH के साथ में, तो क्या बना देगा CH3 CH2 CH2Br। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन इधर आ जाए और ब्रोमीन इधर आ जाए, कहीं नहीं सकता है ना, तो CH3 CH Br CH3, इसका मतलब ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है आपने बना लिया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, दिख रही है कि दोनों सेम नहीं है, तो 2 में से एक ही प्रोडक्ट तो बनेगा। तो बात यह कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज को समझने के लिए मिस्टर मार्कोनी-काफ प्रकट होते हैं और यहां पर मार्कोनी-काफ नियम अप्लाई होगा। मार्कोनी-काफ नियम, ठीक है। मार्कोनी-काफ कहते हैं कि जब भी कभी असम्मित एल्कीन पर, अब ये असम्मित एल्कीन है, क्या होती है असम्मित एल्कीन, पहले सम्मित समझ लेते हैं। सम्मित वो होती है जिसमें द्विबंध के जो जिन दो बेसिकली इस प्रकार से लिखा हुआ है H2C, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा ना, जिन 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध लगा है उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो एल्कीन सम्मित है, और अगर संख्या अलग अलग है तो वो असम्मित है। यहां भी 2 हाइड्रोजन है और यहां भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर 1 हाइड्रोजन है और यहां चेक करिए 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि ये जो एथिलीन है ये तो सम्मित एल्कीन है, बट ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन 1, ये असम्मित एल्कीन है, ठीक है। तो पहले तो आपने असम्मित और सम्मित का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि अगर द्विबंध वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सेम है जैसा कि एथिलीन में है तो वो सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीनों के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है तो वो असम्मित एल्कीन है। और उससे जब कोई असम्मित अभिकर्मक जैसे कि प्लस माइनस वाला अभिकर्मक इस टाइप का जब भी कभी ऐड होगा तो फिर मार्कोनी-काफ नियम की आवश्यकता होगी।
तो मार्कोनी का नियम कहता है कि जब भी कभी असममित एल्कीन पर, ठीक है, असममित अभिकर्मक का योग होता है, यानी कि प्लस माइनस वाले का योग होता है, तो मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है, अर्थात HX, अर्थात जब इस पर हैलोजन अम्ल का योग होगा तो HX का ऋणात्मक भाग उससे जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। अब इसमें ऋणात्मक कौन सा है? ऋणात्मक वाला उससे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो पहले तो ऋणात्मक देख लें, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हमेशा धन में ही होगा और जो हाइड्रोजन वाला है ऋण में होगा। इसका मतलब ये जो ऋण वाला है ये उससे जुड़ेगा जिसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो कम किसके पास है? इसमें नहीं लिखना आपको, इन दोनों में। तो इन दोनों में कम किसके पास है? द्विबंध वाले में। इसके पास है 1 और इसके पास है 2, अर्थात हाइड्रोजन वाला जुड़ेगा कम वाले के पास और हाइड्रोजन वाला जुड़ेगा ज्यादा वाले के पास। तो क्या ये पहला वाला सही हुआ? पहले वाले में इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ नियम। तो मार्कोनी काफ नियम के अनुसार 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जाकर जुड़ रहा है बीच वाले कार्बन से, अर्थात जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाकर यानी कि धन वाला जाकर उससे जुड़ रहा है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये दूसरा वाला सही हो गया। ये हो गया मार्कोनी काफ नियम। लेकिन यहीं पर एक और नियम है जिसको हम कहते हैं खैरास नियम, ठीक है, यह पराक्साइड प्रभाव। अगर यही रिएक्शन पराक्साइड की उपस्थिति में, किसी भी पराक्साइड की उपस्थिति में कराई जाएगी तो मार्कोनी काफ नियम जो है पलट जाता है। इसे हम एंटी मार्कोनी काफ नियम कहते हैं। और अगर पराक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाएगी तो ऋणात्मक वाला जाकर उससे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तब ये वाला सही होगा। अगर यहाँ कोई पराक्साइड की उपस्थिति करा दी जाए फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो खैर उम्मीद है आपको मार्कोनी काफ नियम समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से हम एल्कीनों से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेते हैं। अब जबकि हमने एल्कीनों से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लिया है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बनाएंगे एल्केनों से एल्किल हैलाइड। एल्केन से, ठीक है। एल्केन क्या है? पहले एल्केन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर एल्केन की बात करेंगे। एल्केन यानी कि RH, अर्थात वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, सभी कार्बन परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं एकल बंध के द्वारा पूर्ण हो, सिंगल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही पूरी हो, उसे हम एल्केन कहेंगे। जस्ट अ मिनट। तो एल्केन का सामान्य सूत्र RH होता है और इसका जो इसको इस तरह, इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 करके लिखा जाता है और इसे RH के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर R जो है वो एल्केन ग्रुप है। जब एल्केन की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कराई जाती है तो मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोपेन उठा लिया, CH3 CH2 CH3, और इसकी क्रिया हम सिंपली क्लोरीन से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरीन क्या करेगी? इससे एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दी जाएगी और एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दी जाएगी तो कुछ इस प्रकार से क्रिया बनती है, CH3 CH2 CH, अब यहाँ पर 3 था, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन ले जाएगी CH2Cl। तो जो एक हाइड्रोजन हटा है वो यहाँ के एक क्लोरीन को पकड़ लेगा, साथ में HCl बनेगा, ठीक। अब ये जो क्लोरीन है फिर से एक बार क्रिया कराएंगे साथ साथ, या तो फिर यहां पर या फिर यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो ये ऐसा भी साथ में बन सकता है, CH3 CHCl और यहां पर CH3, ठीक है। तो वो बात वही आएगी। तो इस तरह से अभी आगे और इसी पर क्लोरीन से क्रिया होगी तो फिर ये एक एक करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा और ये क्रिया लगातार होती चली जाती है। इसको सबसे अच्छा समझने के लिए हम मेथेन वाला एग्जांपल लिया करते हैं या एथेन वाला भी लेते हैं, ठीक है। मेथेन में सबसे पहले हमने HCl से क्लोरीन से क्रिया कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर मैं यहाँ पर H न्यू लिख रहा हूं तो वो भी वही चीज है, सूर्य के प्रकाश को ही डिनोट करता है। H न्यू स्टैंड्स फॉर सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी क्रिया में HCl बाहर निकलेगी। कैसे बाहर निकलेगी, अच्छा बात करते हैं। अब एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर क्लोरीन चली जाएगी तो ये बनाएगा CH3Cl, साथ में एक HCl निकलेगी तो मैं यहाँ पर -HCl करके लिख दे रहा हूँ, ठीक।
इस पर फिर से सेम चीज से रिएक्शन कराते हैं, Cl2 से HNu से, तो एक और हाइड्रोजन हटेगी और उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगी, CH2 Cl2 और एक HCl और निकल जाएगी। फिर इस पर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, क्रिया क्या कराते हैं, अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये पूरी होकर रहेगी, ठीक है, अनकंट्रोल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गति बहुत तीव्र होती है। तो क्लोरीन और HNu इन द प्रेजेंस ऑफ, और ये फिर एक HCl और निकलेगा और ये CHCl3 बनाता है, और अगर एक और क्लोरीन फिर इसके बाद क्रिया होगी HNu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और ये CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देगा। तो मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या फिर 1 क्लोरोमेथेन, 1 डाइक्लोरोमेथेन, 1 ट्राइक्लोरोमेथेन और 1 टेट्राक्लोरोमेथेन, ये होता है। इस तरह से अगर हम इसकी क्रिया C2H6 से स्टार्ट कराते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता, C2Cl6, जो कि कृत्रिम कपूर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एल्केन के द्वारा भी एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस अभी हमने देख लिया। अब यहीं पर एक और रिएक्शन आती है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। जस्ट अ मिनट। हुंस-डीकर अभिक्रिया। अच्छा, जब मैं हुंस-डीकर अभिक्रिया लिख रहा हूँ तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बवाल है, बहुत जगह रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो उनको अक्सर मेरा एक ही जवाब होता है, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन ने कहा था, कौन सा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिस रिएक्शन पे किसी भी टाइप का नाम लिखा होगा वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सोचना ही नहीं और पूछना ही नहीं, या फिर कोई लैब मेथड हो, ठीक है, या कोई और इस तरह से औद्योगिक विधि होगी तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जो नाम वाली विक्रियाएं हैं, जो लैब मेथड है, जो औद्योगिक विधि है, वो सब इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। सो ऑब्वियसली मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ये है नाम वाला, यही तो बदनाम है। खैर आगे आते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया पर। जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण की, अब वसीय अम्ल का सिल्वर लवण जैसे मान लीजिए C2H5COOH, या मैं यहाँ पर सिंपली CH3COOH भी ले सकता हूँ, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए मतलब Ag से, तो वसीय अम्ल का ये सिल्वर लवण हो जाएगा। तो वसीय अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, तो इस प्रकार से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। तो ये जो CH3 है ये एक ब्रोमीन के साथ में बना लेगा CH3Br, CO2 4 हो जाएगी प्लस CO2, और ये जो एक Ag है वो इस ब्रोमीन के साथ में क्रिया करके बना देगा AgBr। अगर इसकी जनरल रिएक्शन देखनी हो आपको तो ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, ये वसीय अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर सिल्वर लगा दीजिए, तो ये वसीय अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। इसकी क्रिया जब आप ब्रोमीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बना देता है RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस प्रकार से ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की विधि हो गई, और ये हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। एक और नाम वाला है जो कि बदनाम है, उसे कहते हैं फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। तो ये चौथी भी हो गई, यहां मैं ताम्र पत्र पे इसका भी नाम सजा देता हूं, हुंस-डीकर, ठीक है। और ये पांचवी और लास्ट है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में जो कि हमें पढ़नी है, वो है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यह सिंपल सी विधि यूज की जाती है। इसके लिए हमको पहले से एल्किल ब्रोमाइड चाहिए होता है या फिर एल्किल क्लोराइड चाहिए होता है, और उसको हम सोडियम आयोडाइड के एसीटोन के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे उनमें आदान प्रदान एसीटोन भी उसका असर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एथिल ब्रोमाइड लिया,
हम यहाँ पर एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड लिया और साथ में सोडियम आयोडाइड से इसकी क्रिया करानी है, ठीक। तो और ये जो क्रिया है ये एसीटोन की प्रेजेंस में है, CH3COCH3 एसीटोन का फार्मूला है, और इसको थोड़ा सा गर्म कर देना। डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीटिंग, डेल्टा का जो चिन्ह है वो गर्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। सो इनमें आयनों का विनिमय हो जाता है, तो इसे आयन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी आयोडीन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन वहां चली जाएगी, तो ये बनाएगा C2H5I प्लस NaBr। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में हैलाइडों का विनिमय होता है और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया का यूज किया जाता है। इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एल्किल हैलाइडों के गुणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।